अनाउंसमेंट किया था कि दुनिया के दुश्मनों को इजराइल ही मार रहा है। अच्छी बात है, हमारी जरूरत नहीं। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट जर्मन से निकले थे। तो वो जर्मनी आज यूएनएससी से बाहर हो गया है। ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है अमेरिका के लिए। उसकी जगह किसने ले ली? पुर्तगाल ने ले ली। फिलीपींस की जगह किसने ले ली? किर्गिस्तान ने ले ली। किर्गिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, उसने ले ली। ये सब किसके सपोर्ट में आ रहे हैं? चाइना के, रशिया के। चाइना के, रशिया के सपोर्ट में आ रही है। फिलीपींस अमेरिका सपोर्टर है। पुर्तगाल न्यूट्रल है। पुर्तगाल ने इजराइल वाले अटैक पर हमेशा ऑब्जेक्शन किया है। पुर्तगाल ने सपोर्ट नहीं किया, काफी हद तक अपने आप को उसने निष्पक्ष रखा, लेकिन जेनोसाइड के अगेंस्ट बोला। उसने कभी भी अमेरिका इजराइल के ईरान अटैक को सपोर्ट नहीं किया। हुर्मुज पे, हुर्मुज पे अमेरिका इसलिए चाहता है कि किसी भी तरीके से इस पे टैक्स वसूली ना हो, कोई इसके ऊपर सिक्योरिटी फीस ना लगे, सर्विस चार्जेस ना लगे। वो इसलिए चाहता है अमेरिका कि कल को पूरी दुनिया पलट के अमेरिका की तरफ से करेगी कि तुमने भी एक हमारे लिए महंगाई का रास्ता खोल दिया है। ना तुम उधर ऐसा कुछ करते, ना इस तरह से हुर्मुज पर बंद होता, ना हुर्मुज डिस्टर्ब होता, ना अब टोल व्यवस्था शुरू होती। अल्बानिया की, अल्बानिया के अंदर 4 रोज से प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों? डीजे जो है, डीजे जानते हैं ना आप लोग, डोनाल्ड जे ट्रम्प। तो डीजे के जो जो दामाद हैं जैड कुशनेर, वो वहां पे अपना बिजनेस आउटलेट स्थापित करना चाह रहे हैं, कुछ फैक्ट्रीज लगाना चाह रहे हैं, कुछ और एंटरप्राइजेज वगैरह। उसके खिलाफ पब्लिक सड़क पर है पिछले 3-4 दिन से। भी है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। मैं आऊंगा यहाँ पे राशिद रिजवी साहब पर। राशिद रिजवी साहब, क्या अपडेट है, किस तरह से हालात को देख रहे हैं? ईरान ने तो आज फिर कह दिया है कि अब सबको आदत डालनी पड़ेगी, जो दुश्मन देश है स्टेट ऑफ होर्मुज के नए कानून की, सबको आदत डालनी पड़ेगी। राशिद साहब। जी मुमताज भाई, देखिए जैसे कि हम आपसे बातें कर रहे थे इससे पहले भी कि न तो जल्दी जंग होगी, ना जल्दी डील होगी। अभी इस चीज को खुद डोनाल्ड ट्रंप भी घसीटना चाहते हैं। ईरान को भी बहुत ज्यादा इसमें जल्दी नहीं है। ईरान का तो ये सोचना है कि जितना फायदा हम ले सके उतना फायदा लें। वक्त चाहे जितना जाता है जाए, एक बार हमारे मतलब की डील हो जाएगी तो हमेशा के लिए हमको उससे फायदा मिलेगा। और जहां तक कि हमको ये उम्मीद लगती है कि आज ईरान के ऊपर लगे हुए सारे सैंक्शन अमेरिका हटा ले, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2 महीने के बाद फिर न लगा दे। तो इसलिए ये डील हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डील नहीं है, सैंक्शंस वाली। दूसरी बात आते हैं हुर्मुज पे। हुर्मुज पे अमेरिका इसलिए चाहता है कि किसी भी तरीके से इस पे टैक्स वसूली ना हो, कोई इसके ऊपर सिक्योरिटी फीस ना लगे, सर्विस चार्जेस ना लगे। वो इसलिए चाहता है अमेरिका कि कल को पूरी दुनिया पलट के अमेरिका की तरफ से करेगी कि तुमने भी एक हमारे लिए महंगाई का रास्ता खोल दिया है। ना तुम उधर ऐसा कुछ करते, ना इस तरह से हुर्मुज पर बंद होता, ना हुर्मुज डिस्टर्ब होता, ना अब टोल व्यवस्था शुरू होती। तो इस ये दाग कभी भी हुर्मुज का ऊपर कोई भी स्टोरी आएगी तो उसमें ये नाम जरूर आएगा कि अमेरिका ने हमला किया था, उसके बाद हुआ था। तो अमेरिका इस चीज से बचने की कोशिश कर रहा है और चाह रहा है कि हुर्मुज खाली कर दिया जाए और फ्री कर दिया लोगों के लिए, लोग सब आए और जाएं। यूरेनियम ईरान कभी देगा नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं देगा। अब ये देखना है कि अमेरिका किस कंडीशन पे इनसे एग्रीमेंट करता है यूरेनियम को लेकर के, कि वो रिटर्न में ले लेगा कि हम नहीं बनाएंगे, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन भरोसा उसको ईरान पे भी नहीं है, ईरान को अमेरिका पे भरोसा नहीं है। वो कहता है यूरेनियम हमको दे दो। एक ऑफर और किया था डोनाल्ड ट्रम्प ने कि मैं तुम हमको दे दो, मैं तुम्हारा यूरेनियम बिकवा दूंगा। अरे तुम किसको बिकवा दोगे भाई?
किसको बेचोगे? आज की डेट में आईईए के आईए के वो बैठे थे चीफ सऊदी अरब में, वो आकर के उनसे कुछ डील कर रहे थे इसी को लेकर के, उनके न्यूक्लियर प्लांट को, और तारीफ भी किया उनकी कि उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने आवाम के लिए उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अपनी मेडिकल सर्विसेज के लिए, ये सब काफी तारीफें उन्होंने की। लेकिन जब ईरान आते थे कभी उन्होंने ईरान के लिए तारीफ नहीं की। ईरान जब भी ये टीम आती थी, इनके स्पेक्टर आगे जाते थे तो एक डाउट का लकीर खींच देते थे हमेशा, क्योंकि अमेरिका जो चाहता है वही उनको करना है। आप ये देखिए कि जितने भी बड़े बड़े एसोसिएटेड दुनिया से एजेंसियां हैं, उनके सबके मैक्सिमम हेड ऑफिस अमेरिका में ही है। चाहे आपके ह्यूमन राइट्स के हों, चाहे आईएईए के हों, और चाहे आपके रेड क्रॉस के हों, ये सब वहीं पर हैं, वहीं से संचालित होते हैं। वो चाहे आपका यूएन ही क्यों ना हो, यूनाइटेड नेशन की बात मैं कर रहा हूँ, यूएन ही क्यों ना हो। तो इसीलिए यूएन का कोई भी ऑर्डर अमेरिका के लिए यूजलेस है, कोई मतलब नहीं उसके लिए। उसने कभी भी यूएन के ऑर्डर को फॉलो किया ही नहीं। उसने और इजराइल ने, दोनों ने इस ऑर्डर को हमेशा वॉलेट किया है। हाँ, एक चीज तो हमेशा रही है कि यूएन में जब भी इजराइल के अगेंस्ट कोई भी प्रपोजल आता था तो अमेरिका उसमें वीटो लगा देता था। इतना तो वो कर देता था, इतनी वैल्यू वो समझता था अपने वीटो की। यूएन की कितनी समझता है वो आप सब बेहतर जानते हैं, लेकिन अपने वीटो की समझता था कि हम वीटो लगा देंगे तो जो भी प्रस्ताव आए सब गिर जाएंगे उसके, इजराइल के अगेंस्ट। और इसी यूएनएससी के मेंबर के सिलेक्शन में अभी आप आज की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए कि यूएनएससी से बाहर हो चुका है आपका जर्मनी। अब तक में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जर्मनी बाहर हो गया हार के, और फिलीपींस हार के बाहर हो गया। देखिए एंटी अमेरिका मुहिम मुमताज भाई चल कैसे रही है, आप ये देखिए। फिलीपींस को चाइना के अगेंस्ट यूज करना चाह रहा था अमेरिका, जबकि 5 साल पहले तक जो पिछली गवर्नमेंट थी उसकी सरकार में इनका कोई एम्बिशन नहीं था, इजराइल से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ये अमेरिका की नई गवर्नमेंट बनी, वो चंगुल में आए अमेरिका के, तो अमेरिका ने उनको सबसे पहले इजराइल से कनेक्ट कर दिया, उनकी एम्बेसी खुलवा दी। फिर उसके बाद ये आते हैं ताइवान के मैटर पे, चाइना पर प्रेशर बनाने के लिए। सी ऑफ फिलीपींस के ऊपर पूरी तैयारी करके ये बैठे हुए थे कि हम यूएनएससी में प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि वहां पर अमेरिका अपनी वॉरशिप खड़ी कर सकता है। अपने वॉरशिप खड़ी करने के लिए उन्होंने फिलीपींस को भी सपोर्ट में लिया अमेरिका ने, जबकि फिलीपींस के पहले की गवर्नमेंट के रिलेशन अच्छे थे चाइना से। अब वो उन्होंने चाइना के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, तो वो फिलीपींस भी हारा। जर्मनी, जिसने हमेशा सपोर्ट किया इजराइल को और अमेरिका का पिछलग्गू हमेशा रहा, बहुत क्लोजली रहा वो, यहाँ तक कि जब ईरान पर अटैक हुआ तो जर्मनी ने क्या अनाउंसमेंट किया था कि दुनिया के दुश्मनों को इजराइल ही मार रहा है, अच्छी बात है, हमारी जरूरत नहीं। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट जर्मन से निकले थे। तो वो जर्मनी आज यूएनएससी से बाहर हो गया है। ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है अमेरिका के लिए। उसकी जगह किसने ले ली? पुर्तगाल ने ले ली। फिलीपींस की जगह किसने ले ली? किर्गिस्तान ने ले ली। किर्गिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, उसने ले ली। ये सब किसके सपोर्ट में आ रहे हैं? चाइना के, रशिया के, चाइना के रशिया के सपोर्ट में आ रही है। फिलीपींस अमेरिका सपोर्टर है, पुर्तगाल न्यूट्रल है। पुर्तगाल ने इजराइल वाले अटैक पर हमेशा ऑब्जेक्शन किया है, पुर्तगाल ने सपोर्ट नहीं किया, काफी हद तक अपने आप को उसने निष्पक्ष रखा, लेकिन जेनोसाइड के अगेंस्ट बोला। उसने कभी भी अमेरिका इजराइल के ईरान अटैक को सपोर्ट नहीं किया, तो उसकी जगह पुर्तगाल ले लेगी। तो जिस तरीके से सिनेरियो चेंज हो रहा है मुमताज भाई, अमेरिका के लिए आने वाले 3-4 सालों के बाद स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। और जो जिस लाइन पे चल रहा है ईरान,
हमको तो ये डर है कि कहीं पेट्रो डॉलर वाला सिस्टम खत्म ना हो जाए। जहां पेट्रो डॉलर वाला सिस्टम खत्म हुआ तो आप ये समझिएगा कि अमेरिका की पोजीशन ब्रिटेन से कहीं ज्यादा बदतर हो जाएगी। और जो आज एक हुंकार लेके चल रहा है अमेरिका की, मैं जो कह दूंगा तो वही होगा, मैं जो चाहूंगा वो होगा, सब खत्म हो जाएगा। आज आप इनकी कांग्रेस ने तो आज आपने देखा होगा वोटिंग हुई है, वोटिंग में चार सेनेटर इन्हीं की पार्टी के, रिपब्लिकन के, वो जंग को रोकने के अगेंस्ट में आए। 211 डेमोक्रेटिक थे, चार इनके हो गए तो 215। और प्रस्ताव को गिराने के लिए जंग को रोकने की हिमायत में, जंग को रोकने की हिमायत में आए जी, और जंग जारी करने की हिमायत में 207 रिपब्लिकन के और एक इंडिपेंडेंट थे, तो ये हो गए थे 208। अगर ये चार जो रिपब्लिकन से डेमोक्रेटिक की तरफ गए थे, अगर ये चार न जाते उधर, तो इनका रेशियो हो जाता आपका 212, और जंग रोकने की हिमायत में लोग आ जाते सिर्फ 211। एक एक वोटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस चीज के लिए। और इसमें ऐसे नहीं है कि अभी ये यहीं पे खत्म हो गया है, अभी अपर हाउस में जाएगा, सेनेट में जाएगा, वहां पर भी ये पास होगा। और वहां के बाद अगर इसके ऊपर प्रेसिडेंट वीटो लगाता है तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट की बैठेगी, वहां पर 1/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तो एकदम हेल्पलेस हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप। और आज उन्होंने कांग्रेस को ही देशद्रोही बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अमेरिकन कांग्रेस को ही बता दिया देशद्रोही। तो अगर इनके ऊपर पाबंदी लग जाती है मुमताज भाई, तो ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर होगी। इजराइल इसमें पूरी कोशिश करेगा, जोड़ तोड़ करेगा, अपर सेनेट में किसी तरीके से इस प्रस्ताव को गिराने के लिए मेंबरों को जुटाया जाए, खरीदा जाए, कुछ भी करके। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से ये चीज निकल जाती है तो आप ये देखना कि ईरान बहुत बड़ा खतरा बन के आएगा इजराइल के लिए। तो वहां पर अमेरिका बिना कांग्रेस की परमिशन से इजराइल की मदद भी नहीं कर सकता है। जी मुमताज भाई। ये सही है। और देखिए, जो अभी जनरल साहब ने बताया कि कुछ भी हो, लेकिन अभी अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो जंग करे। इस तरह के हालात है और ईरान जो है वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। अभी जयदीप साहब ने ये एक अपडेट की है, मैं फिर उसके बाद मेहमान का तारुफ करा दूंगा जो हमारे यहाँ सदर साहब, कि अब्बास अरागची ने आज जानकारी दी कि जिनेवा वार्ता से लौटने के बाद हम सुबह 9 बजे खामनाई जी के कार्यालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने गए थे, तभी इमारत पर हमला हुआ था जिसमें हम बच गए। युद्ध की संभावना के बावजूद खामनाई जी के हौसले ने उन्हें किसी भी आश्रय में जाने नहीं दिया था। ऐसी घिनौनी हरकत इजराइल ही करता है, ईरान बोलकर हमला करता है। यहाँ जमील साहब लिख रहे हैं ईरान कभी ऐसा नहीं करता। तो ये यहाँ पे बात आई। हमारे साथ जुड़ गए फिरोज बख्ताब जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं और मिडिल ईस्ट से बड़ी गहरी वाबस्तगी है, अच्छी नजर रखते हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, राशिद साहब ने भी कहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अल जजीरा ने भी और तमाम इसको आज लोग चला रहे हैं, ब्लूमबर्ग ये सूत्रों का हवाला देते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने होर्मुज में एक बहुराष्ट्रीय बारूदी सुरंग सफाई मिशन की योजना को अंतिम रूप दे दिया है, ये भी खबर आ रही है। तो बहरहाल हसन रिजवी साहब लिख रहे हैं कि ईरान ने अमेरिकी शिप पर हमला किया पर अमेरिकी सैनिकों ने कोई रिएक्शन नहीं दिखा, ये ईरान का एडवांटेज है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं अब्दुल वाहिद साहब, और मैं चाहूंगा कि चूंकि पैनलिस्ट ज्यादा हैं, बहुत कॉन्क्रीट और बहुत ही शॉर्ट उसमें अब तक बात कर लें ताकि सबकी बात जो है बार बार आए, फिर वो गौर कर लेंगे, फिर उन्हें कोई बात अगर और लगे तो फिर वो बोल सकते हैं बीच में, कोई ऐसा नहीं है। तो मैं अब्दुल वाहिद साहब
क्या अपडेट है और जो बातें हुई हैं क्या लग रहा है आपको कि क्या सिचुएशन, क्योंकि देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है, उसको नई दुनिया दिखा रही है कि कितनी बड़ी हार हुई है, डिफीट हुई है अमेरिकी पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप की, कि रिपब्लिकन ने भी उनके खिलाफ जाकर के वोट किया है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ जी। देखिए ये एक मेजर डेवलपमेंट है ये, और दूसरी बात ये है जो बात कही आपने रिपब्लिकन ने, अभी आप देखिए मिड टर्म पोल होगा, मिड टर्म पोल में अगर रिपब्लिकन की सीटें कम आती हैं और जो है डेमोक्रेट्स वगैरह ज़्यादा लाते हैं सीटें, तो उसके बाद जो है इस बात का गालिब जो है गुमान है, बल्कि इम्कान है कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी इनिशिएट किया जा सकता है। तो फिर अगर कांग्रेस के अंदर इम्पीचमेंट शुरू होता है तो क्या ये अपनी जो है गद्दी छोड़ के जाएंगे ये? तो क्या क्लिंटन के बाद हम जो है रिसेंट पास्ट में दूसरा देखेंगे? तो ये जो है इसकी भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात क्या है कि एक न्यूज़ आई, आपने भी बताया होगा लोगों को, कि भाई लेबनान के उसमें जो है सीज फायर हुआ लेबनानीज गवर्नमेंट और इसराइली गवर्नमेंट के बीच में वाशिंगटन में अनाउंसमेंट हो गया कि भाई लेबनान के अंदर बफर जोन जो है क्रिएट किया जाएगा। अब आप देखिए कि वो अनाउंसमेंट होता है जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ कि भाई अभी दस्तखत की रोशनाई यानी स्याही सूखी भी नहीं थी कि वो जो है उसका जो है वायलेशन शुरू हो गया। अब आप देखिए कि वो जो है जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उसके ठीक आधे घंटे के बाद इसराइली बमबारी में निस्फ दर्जन से ज़्यादा लेबनानी जो है शहीद हो गए। अब आप बताइए कि भाई ये सूरत हाल क्या है? तो क्या वाकई कोई सीरियस है इसके अंदर फरीक? तो जब तक जो है इसराइल को जवाब नहीं मिलेगा वहाँ से उसी तरह का जैसा ईरान देता है, तब तक वो जो है ये सब मुआहदे होते रहेंगे, ये सब कागजी मुआहदे ऐसे ही होते हैं। तो ये सब जो है गाड़ियां आगे बढ़ती नहीं है। बैलेंस ऑफ फियर जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, वो जो है क्रिएट करने में आसपास के ममालिक नाकाम हैं। ईरान के अलावा अभी तक 1990 से लेके आज तक, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे जो है आपका लीबिया हो, चाहे सूडान हो, सोमालिया हो, मतलब इतने ममालिक हैं कि अगर सिर्फ हम ममालिक का नाम लेने आएंगे तो आपके 10-15 मिनट गुजर जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि ये पूरे 90 से लेके आज तक ये पहली दफा हुआ है 35-40 साल में कि ईरान जैसा मुल्क अगर अमेरिका एक मिसाइल गिराता है तो ईरान 2 मारता है। तो कुल मिलाकर ये है कि इस ये है। दूसरा क्या है कि हमें इंटरनेशनली देखना चाहिए कि भाई सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है। अमेरिका का डिक्लाइन शुरू हो गया है। कई बार हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि भाई रस्सी जल गई बल नहीं गए। कुछ लोगों को आप देखते होंगे हमारे इस भारतीय समाज के अंदर बहुत सारे लोग जेल जाते हैं, क्रिमिनल होते हैं, कुछ और होते हैं। जब वो जेल से बाहर आते हैं उसके बावजूद भी उनका जो है वैसे ही रहता है, पूरे मोहल्ले में अकड़ दिखाते हैं जैसे कि पता नहीं कौन सी जो है सरहद पे बॉर्डर पे जंग जीत के आ रहे हैं। तो रस्सी जल गई और बल नहीं गए। तो अमेरिका की सूरत हाल ऐसी है। अफगानिस्तान से भागा, वियतनाम से बहुत पहले ही भागा था, इराक के अंदर सब कुछ सिमट गया उसका। अभी जो है 20 बेसिस में से 16 को तकरीबन ईरान फुल्ली डिस्ट्रॉय कर चुका है, यानी वो नॉन फंक्शनल है। सीरिया के अंदर अमेरिका बोरिया बिस्तरा समेट रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये डिक्लाइन अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा है, यानी रस्सी जल गई बल नहीं गए। तो उसको लग रहा है कि नहीं मैं अभी भी हूं और लोग मानेंगे। यूएनएससी के बारे में बोला अभी राशिद भाई ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर तो 5 ही हैं परमानेंट। ये तो वो हैं जो 2-3 साल में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इसमें पेंच क्या है? पेंच ये है कि जब मॉडिफिकेशन होगा या जो इस्लाह होगी किसकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसके बाद जो फर्दर एक्सपेंशन होगा तो उसके अंदर 5-6 मुल्कों ने एक अपनी यूनियन बना रखी थी, IBSA। उसमें भारत भी था, ब्राजील भी था, साउथ अफ्रीका भी था। उसके बाद फिर जो है एक और बना था ग्रुप, उसके अंदर जर्मनी को भी शामिल किया गया। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप आए। उसके बाद क्या था इनका कि भाई जब एक मॉडिफाइड या एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड यूएनएससी की दागबेल डाली जाएगी या फिर होगा कुछ एक्सपेंशन, तो उसके अंदर इन ममालिक को भी एज अ परमानेंट मेंबर शामिल किया जाएगा। तो अभी जो है परमानेंट मेंबर वाली बात कुछ नहीं है। ये हर 2-3 साल के बाद मेंबर्स इस तरह के आते हैं जाते हैं। वो जो P5 हैं वो वही है। तो इससे कोई फर्क अमेरिका को पड़ने वाला नहीं है, जर्मनी रहे जाए, क्योंकि इनकी वोट की कोई हैसियत नहीं है। एक भी कंट्री अगर वीटो कर देता है तो पूरे का पूरा वोटिंग प्रोसेस सब कुछ खत्म हो जाता है।
तो इसलिए मानना कि भाई जर्मनी गया बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कुछ नहीं है। लेकिन ये अचीवमेंट है। अचीवमेंट कैसे है? ये दूसरे तरीके से है। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आवाम के अंदर पब्लिक डिस्कोर्स को और उसके अंदर नैरेटिव का चेंज होना। अमेरिका मिलिट्रली भी हार रहा है और जिसको हम बोलते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी, उस फ्रंट पे भी अमेरिका हार रहा है। कैसे हार रहा है? एक मुल्क है अल्बानिया, छोटा सा मुल्क है, यूरोप का है। कहने के लिए उसको बोला जाता है कि मुस्लिम बहुसंख्यक समुदाय रहता है, लेकिन उनको इस्लाम से उससे लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। एक फुल्ली जो है वेस्टर्नाइज सोसाइटी अल्बानिया की। अल्बानिया के अंदर 4 रोज से प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों? डीजे जो है, डीजे जानते हैं ना आप लोग, डोनाल्ड जे ट्रम्प। तो डीजे के जो दामाद हैं जैड कुशनेर, वो वहां पे अपना बिजनेस आउटलेट स्थापित करना चाह रहे हैं, कुछ फैक्ट्रीज लगाना चाह रहे हैं, कुछ और एंटरप्राइजेज वगैरह। उसके खिलाफ पब्लिक सड़क पर है पिछले 3-4 दिन से। हम सोच नहीं सकते थे कि अल्बानिया, जहां $10 मिलियन से बराक ओबामा ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ऑफिस बनाया था, उसने वहां जगह दी थी। उसके बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई कि उसका ऑफिस जो है यूएई में अमेरिका ने शिफ्ट कर दिया है। अब वो पता नहीं ये बात सही है गलत है, लेकिन गूगल वगैरह पे इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि शायद वो ऑफिस यूएई में शिफ्ट हो गया। बहरहाल ऐसा आजाद कंट्री जो कोसोवो और जो है सर्बिया की और बोस्निया की जो जंग हो रही थी, लाखों कत्लेआम हुए, उसके बावजूद अल्बानिया का कुछ नहीं बिगड़ा। वो अल्बानिया सड़क पे कैसे आ गया? इसका मतलब कि पब्लिक ओपिनियन अमेरिका के अगेंस्ट या कैपिटलिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट अब चेंज हो रहा है। तो ये चीज जो है, तो पूरा का पूरा सिनेरियो जो ये जिसको हम बोलते हैं कि आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी जो है किसकी रहेगी? तो आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी उन्हीं पावर्स की रहेगी जो वाकई सिविलाइजेशन के अंदर यकीन रखते हैं, जो पावर आने के बाद शत्रु बेमुहार नहीं होते, वो शक्तिमेव जयते में विश्वास नहीं रखते, जो सत्यमेव जयते मानते हैं शक्ति आने के बावजूद भी। तो वो जो है नजरिया, वो इन पर हावी होता जा रहा है। और कैपिटलिस्ट जो है, उनको आखिरी रिसोर्ट नियो नेशनलिज्म के अंदर वो ढूंढ रहे थे, वो भी नहीं मिल रहा है। तो अब यूरोप पूरे का पूरा मुखालिफ है। फ्रांस ने लेबनान के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात की है। हिजबुल्ला ने आज वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो किसी इसराइल और लेबनानी गवर्नमेंट की डील को नहीं मानता। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स बता रही हैं कि अब अगर अमेरिका और इसराइल दोनों मिले भी रहें, कई बार हमारे यहाँ डिस्कशन होता है, अमेरिका अगर मदद बंद कर दे इसराइल डिक्लाइन हो जाएगा। मैं नहीं मान रहा हूँ बिल्कुल भी। अमेरिका और इसराइल दोनों मिले रहें फिर भी इनकी डिक्लाइन निश्चित है, यकीनी है, और वो हो रहा है, वो हम देख रहे हैं। ये दोनों मिले हुए हैं। ईरान के अंदर डिक्लाइन हुआ या नहीं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा पाइए? नहीं खुलवा पाए। ये जितने फ्रंट हैं, क्या वहां किसी ने हथियार डाला? हमास डिसआर्म हुई? हिजबुल्लाह ने हथियार डाला, सरेंडर किया? नहीं किया। तो फिर यमन के हुसी, क्या उन्होंने हथियार डाला? नहीं डाला। रिट्रीट किसकी हुई? पसपाई किसकी हुई? यूएई, जो एलआई है यूएस का। कहां से गया? यमन से गया। कहां से गया? सूडान से गया। कहां से गया? सोमालिया से गया। तो ये सारे के सारे लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। तो ये एक जो है अलार्मिंग बेल है यूएस के लिए कि वो अभी भी समझ ले कि अमेरिका था, लेकिन वो था जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको लगता है कि अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका था, ये बात वो जितनी जल्दी रियलाइज कर लें उतना बेहतर है, वरना वो था के लायक भी नहीं रहेगा।